दिल्ली से मिले कुछ तोहफे कुछ भरोसे। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे से देहरादून लौट आए हैं। अपने इस दौरे में उन्होंने राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों की पैरवी की, केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मंजूरी की मांग की। दिल्ली में सीएम धामी अपनी झोली में कुछ तोहफे लेकर लौटे हैं, तो वहीं कुछ मसलों पर उन्हें केंद्र से भरोसा मिला है। सीएम के लौटने के बाद अब इन सभी मसलों की पैरोकारी और उन्हें मंजूरी दिलाने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों से जुड़े अफसरों और नौकरशाहों को है। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री सड़क और संचार अवस्थापना से जुड़े मसलों पर राज्य के लिए कुछ उम्मीदें तो कुछ तोहफे लाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने आ गई है। कांग्रेस जहां मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी सीएम धामी की पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसका लाभ जनता को तो मिल ही रहा है, भविष्य में भी राज्य देश के भीतर विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार हो जाएगा। आज करेंगे हम इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। नीति आयोग की बैठक में हमने बहुत सारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें मार्गदर्शन मिला है और उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में जहां उनके अंदर भी दिल्ली जाते हैं, आश्वासन लेके आ जाते हैं। क्या नया लाए हैं ये बता दें। जिस अस्कोट से जिस अस्कोट की 43 किलोमीटर रोड बनने की बात कर रहे हैं, वो रोड तो ऑलरेडी बन चुकी है। मुख्यमंत्री तो उसी जिले के रहे। तो बैठक थी, बैठक में कई सारे भरोसे मिले, कई तोहफे मिले और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये दौरा रहा, जो बैठक रही, केंद्र के साथ नीति आयोग की जो बैठक थी, उसके बाद बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी ऐसी योजनाओं को लेकर चर्चा, खासतौर पर राज्य के विकास को किस तरह से गति मिले, उसको लेकर इस बैठक में सारी बातें मुख्यमंत्री ने रखी, जिसमें चारधाम सड़क परियोजना की मांग को पूरा करने की मांग को रखा गया, ऑल वेदर सड़क परियोजना के काम में तेजी किस तरह से आए उसकी मांग को रखा गया, और इसके अलावा आपको बता दें कि सूबे के विकास के लिए अलग एक मॉडल की मांग भी की गई। तो ये बैठक थी, नीति आयोग की बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखा। राज्य के विकास के लिए केंद्र से कुछ सौगातें भी मिली हैं, उन्हीं तोहफों को लेकर वो देहरादून पहुंचे हैं और अब इसमें किस तरह से तेजी लाई जाएगी ये देखना होगा, और जो केंद्र से भरोसा मिला है उसको मुख्यमंत्री किस तरह से हकीकत में बदलते हैं। तो दिल्ली दौरे से बहुत सी सौगातें सीएम धामी को मिली हैं। राज्य के विकास को लेकर किस तरह से विकास आगे बढ़े, क्योंकि जब बैठक नीति आयोग की थी उसमें भी मुख्यमंत्री ने विकास को लेकर कुछ बातें, तो विकास को लेकर बातें रखी गई और देखना होगा कि किस तरह से राज्य के विकास को रफ्तार मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस ने हालांकि इस पर सवाल उठा दिए मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर। चलिए हम इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिषपाल बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन ठाकुर जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है नवीन जी आपका। कमलेश रमन जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नवीन ठाकुर जी आप ही के पास आता हूं। इस दौरे से क्या उम्मीदें हम लगाएं, आने वाले दिनों में किस तरह से जिन बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया नीति आयोग की इस बैठक में, चाहे वो ऑल वेदर रोड परियोजना की बात हो, चारधाम सड़क परियोजना की बात हो, और सूबे में अलग से एक मॉडल की मांग करने की बात हो, लेकिन सवाल यह है कि इसको हकीकत में बदला कैसे जाएगा। देखिए शंकर दत्त जी, नीति आयोग की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने
उत्तराखंड के विकास के मॉडल का रोड मैप रखा। विकास की जो योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, जिनमें कुछ योजनाएं पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुकी हैं और कुछ योजनाएं जो है अभी अधूरी हैं, उन सब पर चर्चाएं की। और आने वाले समय में 2025 तक उत्तराखंड कैसे देश का अग्रणी राज्य बने, उसका रोड मैप को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। सभी अलग अलग विभाग के मंत्रियों से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात की। प्रदेश के लिए चाहे नितिन गडकरी जी हो, उनसे देहरादून में जो बढ़ते हुए ट्रैफिक का दबाव है उसको कम करने के लिए रिंग रोड की मांग की। आदरणीय गडकरी जी से और भी अन्य राजमार्गों की मांग की गई, ताकि जो है जिस जिस शहर में घनत्व ज्यादा है, ट्रैफिक की समस्या ज्यादा है, वहां पर हम इस समस्या को कम करने के लिए रिंग रोड का निर्माण कर सकें। ये सारी चीजें जो है नितिन गडकरी जी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिमांड की। इसी प्रकार रेलवे मंत्री से भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिले और उनसे भी 2-3 नई ट्रेनों को चलाने की बात की गई। एक ट्रेन देहरादून से टनकपुर की भी मांग की गई, क्योंकि टनकपुर बहुत सारे जो है नेपाल से जुड़ा हुआ हिस्सा, पिथौरागढ़, चंपावत के लोग टनकपुर तक एक सीधी ट्रेन यहाँ से शुरू हो जाएगी तो उसका लाभ मिलेगा। दिल्ली से जो एक ट्रेन टनकपुर के लिए चलती थी, वो भी ज्यादा समय उसका है, 10 से 12 घंटे लगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी रेल मंत्री से निवेदन किया कि उसको भी 5 से 6 घंटे के समय तक जो है टनकपुर पहुंचने की व्यवस्था की जाए। ऐसी बहुत सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर जो है अलग अलग मंत्रियों से मिलकर रखी और बहुत सारा जो है बहुत सारा योजनाओं का पिटारा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के लिए लेकर आए हैं। उनकी बहुत ही सफल यात्रा जो है 3 दिन की ये दिल्ली में रही। ठीक है शिषपाल जी, जो भरोसा केंद्र सरकार से मिला है, आपको लगता है कि वो बदलेगा? हकीकत में राज्य के विकास में अब तेजी आएगी? जिस तरह का जिक्र मुख्यमंत्री ने भी किया और नवीन ठाकुर जी ने भी अभी कहा कि भाई बहुत सी ऐसी योजनाएं जिनको लेकर चर्चा हुई, और आप देखेंगे आके आने वाले दिनों में किस तरह से जिन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिनकी जरूरत उत्तराखंड को है, उन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक के सामने बातों को रखा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा भरोसा मिला है वहां से। शिषपाल जी शायद हमारे साथ नहीं है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। शिषपाल जी, मेरे साथ आम आदमी पार्टी से कमलेश रमन जी हैं। कमलेश जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस तरह से आपको लगता है कि अब विकास को लेकर जिन जिन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ने जिक्र किया नीति आयोग की इस बैठक में, वो जरूरी थे और अब उनको अमली जामा पहनाना पड़ेगा? और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आने वाले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड के विकास को 4 चांद लगे, चाहे 4 धाम की यात्रा को लेकर हो, ऑल वेदर रोड को लेकर हो, कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर हो, आपको लग रहा है कि ये जो भरोसा केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को मिला है, मुख्यमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया है नीति आयोग की बैठक में, उसके बाद कुछ तस्वीर बदलेगी उत्तराखंड की? अब कमलेश जी, कि आपने इस मुद्दे को उठाया कि मुख्यमंत्री जी क्या सौगात दिल्ली से लेकर के आए। अच्छी बात है अगर दिल्ली से कुछ सौगात उत्तराखंड के लिए मिली है, लेकिन अगर वो सौगात धरातल पे उतरे तभी उसका स्वागत किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के लिए पहल कर रहे हैं, पर क्या जो पिछली हमारी योजनाएं हैं जिनको वो दिल्ली से लेकर के चले थे, चाहे स्मार्ट सिटी के नाम पर हो, चाहे यहाँ पलायन रोकने से हो, चाहे यहाँ रोजगार देने से हो, चाहे महंगाई रोकने से हो, आर्थिक तंगी, आर्थिक मंदी और पहाड़ों के जो हाल इस वक्त हो चुके हैं, इन चीजों के लिए भी मुख्यमंत्री जी को शायद बैठ करके सोचना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। और क्योंकि नीति आयोग के साथ में उनकी बैठक थी और उन्होंने सुनने में आया कि चर्चाएं करी हैं और प्रधानमंत्री जी ने उनकी कौशल विकास के लिए पीठ थपथपाई है, तो खाली पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से उनको धरातल पे वो योजनाएं उतारनी पड़ेंगी और जो वादे वो जनता से करते हैं बार बार, उन वादों को पूरा करना पड़ेगा। क्या रोजगार देने की योजना सफल हुई? यहाँ के कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए परेशान हैं, उनको 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिलती है। आप विभागों में जाके देख लीजिए, आप जो योजनाएं यहाँ लेकर के आते हैं वो धरातल पे नहीं उतरती है। स्मार्ट सिटी जो आप लेकर के आए थे, उस स्मार्ट सिटी का वो हाल हो चुका है कि उसकी पूरी धज्जियां उड़ चुकी हैं। आप पलटन बाजार से लेकर के पूरा शहर छान लीजिए, अगर आपको स्मार्ट सिटी के नाम पर थोड़ा सा भी कहीं सौंदर्यकरण नजर आ जाए तो आप देख लीजिएगा कि स्मार्ट सिटी सफल हुई है। और रही बात पहाड़ों तक पहुंचने की, तो पहाड़ों की जो इस समय हालात हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं वो नीचे की ओर पलायन कर रहे हैं, वो देहरादून, दिल्ली, बॉम्बे अलग अलग स्थानों पे जाके पलायन कर रहे हैं। तो क्या पलायन को रोकने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसी नीति बनाई है कि हम पलायन को रोकें?
जो हमारी यहाँ कंपनियां बंद है, चाहे सैलाकुई हो, उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार में हो, जो इतना बड़ा स्टेट यहाँ पर लगा था, व्यापार उद्योग जो लगा था, उस उद्योग को दोबारा सुचारू रूप से करने के लिए भी क्या मुख्यमंत्री जी ने कोई पहल करी है? क्योंकि हमारा जो यहाँ का बेरोजगार युवा साथी है वो बाहर जा रहा है रोजगार के लिए। आपके पास सरकारी नौकरियां नहीं है, आपके पास यहाँ पर स्वयं रोजगार देने के लिए ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। तो हरिद्वार, सैलाकुई, उधम सिंह नगर, जहाँ जहाँ भी हमारी ये सब कंपनियां लगी थी, क्या उन कंपनियों को शुरू करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई पहल करी है? महिलाएं जो आज महंगाई के दौर में चूल्हे पे रोटी बनाने के लिए मजबूर है पहाड़ों में, उज्ज्वला सिलेंडर जो उनको दिया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सिलेंडर भरने की नौबत अब नहीं आ रही, क्योंकि 1100 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। आप पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, 100 रुपए पार कर चुके हैं। आप सीएनजी देख लीजिए, क्या हाल है सीएनजी का। ठीक है। तो अब इस प्रदेश के अंदर कम से कम ऐसी योजनाएं लाएं जो जनता तक पहुंचे, जनता के बीच में जाएं, जनता की बातों को सुने। खाली अपनी बात करके और कौशल विकास के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रहा, मुझे लगता है कि ये अन्याय होगा इस प्रदेश की जनता के साथ। ठीक है, शिषपाल जी को जोड़ लेते हैं। शिषपाल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है शंकर जी, आ रही है। ये जो बैठक हुई है नीति आयोग की, बताया जा रहा कि बड़े तोहफे मिले हैं, केंद्र से बहुत भरोसा मिला है, और मुख्यमंत्री जी का कहना है, बीजेपी का कहना है कि अब उत्तराखंड के विकास को लेकर जिन मुद्दों की जरूरत थी उन्हीं मुद्दों पर हमने चर्चा की। अब आप देखिएगा आगे किस तरह से विकास होगा, काम तेजी से होगा, लग रहा है शंकर जी देखिए, राज्य की जनता पिछले 6 सालों से यही देख रही है, इन्हीं के तोहफों को देख रही है। जो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी देहरादून और श्रीनगर की जनसभाओं में 2017 में कह के गए थे कि मैं डबल इंजन की सरकार को चुनिए, और फिर प्रदेश की जनता ने दोबारा इनकी जो डबल इंजन की सरकार पिछली बार कहीं नहीं दिखाई दी, फिर विश्वास किया और ये कह रहे हैं कि हम राज्य के लिए तोहफे लेके आए। तो तोहफे घर में रखने के लिए थोड़े ना होते शंकर जी, ये तो दिखाई देने चाहिए, तो बंटने चाहिए जनता के बीच में। अब अगर ये पुरानी योजनाओं को ही पूरा करने की गुहार लगा के आए हैं, वहां पैर पकड़ के आएंगे जी हमारी योजनाएं पूरी करवा लो, तो उसमें नया क्या है आप बताइए। अब नया पलायन के लिए जैसा एक है, राज्य के अंदर युवाओं का पलायन हो रहा है जिस प्रकार से, उसको रोकने के लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये अभी पलायन आयोग की बैठक में जाने से पहले कर रहे थे कि हम उद्योगों के लिए ये कर रहे हैं, वो करेंगे। अभी इनके उद्योग जो है पहाड़ी की ओर तो चढ़े नहीं, लेकिन जो देहरादून में इनके या उधम सिंह नगर, हरिद्वार में जो सिडकुल है, वहां जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, उनके लिए इनके पास रिवाइवल का कोई प्लान नहीं है। और देखिए, आपने नीति आयोग की बैठक में जाने से पहले मुख्यमंत्री जी यहाँ गुहार लगा रहे थे कि साहब जो है जीएसटी से जो प्रतिपूर्ति घाटा हो रहा है राज्य को, उसकी प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार करे, तो उसका भी कोई आश्वासन और कुछ अभी तक नहीं मिला है राज्य को। तो देखिए क्या उम्मीद लगाए, जनता को तो बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि हम सोच रहे थे हम शायद इस बार 4 इंजन के हवाई जहाज पर बैठने वाले हैं, लेकिन ये तो जो है पैदल चलना भी 2 बार हो गया है। आप डीजल पेट्रोल देख रहे हो, और सीएनजी जो 40-45 रुपए थी शंकर जी, आज वो डीजल इंजन को पार कर चुकी है उसके रेट। तो जो आदमी विकल्प के तौर पर अगर कहीं राहत के बारे में आदमी सोचता कि यार यहाँ से मुझे राहत मिल जाएगी, ये उस दरवाजे को भी बंद कर देते हैं। तो जनता आज इस तरह से महंगाई की मार से पिट, तो क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी को, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी? देखिए आप बताइए, इन्हीं मुद्दों, देखिए पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या ये पलायन, आप कह रहे हैं पलायन को लेके। हेलो जी जी बोलिए शंकर जी, आप देखिए ये पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ की विकट स्थितियां हैं, हमारा सीमांत जो है हमारी सीमावर्ती राज्य है हमारा, हमारी बहुत सारी समस्याएं, बड़ी दिक्कतें आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का डेली कोई ना कोई गर्भवती बेचारी कहीं सड़क पे, जंगल में, खेत में दम तोड़ रही है। अभी चक्रोता में पिछले हफ्ते ही जो है 2 केस ऐसे, एक में माँ बेटे ने, दोनों ने दम तोड़ा अस्पताल में, जो है गर्भवती ने, और एक में बेचारी उसका बच्चा चला गया। ऐसे कुमाऊं में पता नहीं कितनी घटनाएं हैं, हरिद्वार में घटना हुई, देहरादून में जो है महिला अस्पताल में बेचारी गर्भवती महिलाओं को बेड नहीं मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का तो इतना बुरा हाल है उत्तराखंड में कि वो तो मेरे ख्याल में अपने नाम के विपरीत काम कर रहा है। तो उसके लिए क्या इन्होंने केंद्र से सौगात लेके आए कि राज्य की जनता को राहत मिले। बेरोजगारी का आलम यह है कि आप यहाँ पीआरडी के जवानों को ये बेचारे तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। मेरे कई मित्र शिक्षा विभाग में, वो कह रहे हैं साहब हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा?
इस राज्य के अंदर जो हम तनख्वाह के लिए भी केंद्र की ओर बार बार मुंह देखेंगे और ये अपने रिसोर्सेस तैयार करने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, केंद्र से खाली हाथ लौट रहे हैं और पुरानी योजनाओं के नाम पे केवल आश्वासन लाकर कह रहे हैं जी हम ठीक है नवीन ठाकुर जी, तो कब अब तक जवाब लाएंगे दीजिए। राज्य की जनता को? ठीक है, जवाब ले लेते हैं नवीन जी। क्या पुरानी योजनाओं को लेकर ही बार बार चर्चाएं होती है नवीन जी? शीशपाल जी ने भी कहा, कमलेश जी भी कह रही हैं कि असल जो मुद्दे हैं वाकई में जनता से जुड़े हुए मुद्दे उनको उठाना चाहिए था मुख्यमंत्री ने। जनता से जुड़े मुद्दे उठाए भी, उन पर काम भी हुआ, इसलिए जनता ने जिताया भी है। आदरणीय आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारी बड़ी बहन अभी बता रही थी, एक लंबी चौड़ी बहस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले अक्सर दोनों मिलकर रट के आते हैं और केवल सरकार की बुराई निकालने हैं, काम करने। और इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने हमें पुनः जिताया। वो सारे मिथक तोड़ दिए हैं 22 साल के, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, वो इसलिए जिताया, हमने काम किया। अब आम आदमी पार्टी की हमारी दीदी बैठी है, ये भी चुनाव लड़े थे, मिला क्या रिजल्ट? 68 विधानसभाओं में जमानत जब्त हो गई। मुख्यमंत्री के जो प्रत्याशी थे छोड़ के समझ में आ गया उनको, हकीकत खेत समझ में आ गया। अब गिने चुने इनके पास कार्यकर्ता बचे हैं, इनके पास लोग नहीं बचे हैं, वो छोड़कर जो है भाजपा में आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की मैं अगर बात करूं, अभी इतनी लंबी चौड़ी फेरत गिरा है तो ठीक है, मैं समझ सकता हूं, हताशा है, निराशा है, कुंठा है कांग्रेस के अंदर, चुनाव हार गए हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग समझ लें कि हमने काम किया। स्वास्थ्य विभाग की बात गिनाए थे शंकर दत्त जी, कांग्रेस के शासनकाल में 17 की बात कर रहे थे, मोदी जी का जिक्र कर रहे थे, वो भी जवाब दूंगा। केवल 1056 डॉक्टर थे 17 में, जब ये छोड़ के गए थे सत्ता, बदहाल प्रदेश छोड़ के गए थे। आज 2600 डॉक्टर्स हैं, जब ये सत्ता छोड़ के गए थे बेड की बात कर रहे थे, इनके शासनकाल में 116 वेंटिलेटर थे, आज 3000 से ज्यादा वेंटिलेटर हैं। ये बोल रहे हैं बेड नहीं मिलते इनके शासनकाल में। दुर्भाग्य से अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ना जाने इस प्रदेश और देश का क्या होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस कारण जो है इस बड़े पूरे वैश्विक जो महामारी थी उस पर हमने काबू पाया। हमने वैक्सीनेशन का काम पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में सबसे तेजी से हमने किया। इन्होंने तो वैक्सीनेशन पे सवाल उठाए। इनके शासनकाल को अगर जनता याद करे, एक खसरे का टीके को विदेश से आने में, खरीद के लाने में 20 साल लगते थे शंकर दत्त जी। इस प्रदेश की जनता भूली नहीं है सब। वो ये सोचते हैं यार टीवी चैनल पर बैठकर ये झूठे प्रोपेगेंडे करेंगे, ये झूठ यहाँ गिनाएंगे तो जनता इनकी बातों में आ जाएगी। इन्होंने पिछले 5 वर्ष ही किया, चुनाव से पहले लगातार ये जो है इस प्रकार के राग अलापते रहे, महंगाई को लेकर राग अलापते रहे, लेकिन इस देश और प्रदेश की जनता जानती है। इनके शासनकाल में सिलेंडर की बात कर रहे थे, सिलेंडर पाने के लिए 2-2 दिन की लाइन लगानी पड़ती थी। आदमी अपना काम धाम छोड़ के सुबह लाइन में लगता था, तब रात तक जाके जो है गैस का सिलेंडर मिलता था। आज घर घर गैस सिलेंडर मिल रहा है। नहीं, अब तो वो कह रहे हैं कि लोग ले ही नहीं पा रहे हैं, सिलेंडर है लेकिन लोग ले नहीं पा रहे हैं। जो लोग ले नहीं पा रहे हैं महंगा कर दिया। सिलेंडर निःशुल्क, शंकर दत्त जी, निःशुल्क देने की व्यवस्था इस सरकार ने की है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। हमने जो है निःशुल्क उनको सिलेंडर देने की व्यवस्था की है। और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमारी बहनें हैं, प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 3 गैस सिलेंडर जो उनको निःशुल्क हम दे रहे हैं। इन लोगों ने तो निःशुल्क तो छोड़िए, पैसे देकर नहीं मिलते थे कांग्रेस के शासनकाल में। आम आदमी पार्टी के लोग भी यहाँ पे जो है रोजगार की बात कर रहे हैं। आप सुनिए, कांग्रेस के शासनकाल में शंकर दत्त जी होम स्टे योजना इन्होंने चलाई। 5 वर्ष में 117 युवाओं ने पंजीकरण कराया। 5 वर्ष में कितना ने कराया? 117 ने। हमारे शासनकाल में 4500 युवाओं ने पंजीकरण कराया, और 4500 युवा अगर होम स्टे में पंजीकरण करा रहे हैं, उसका मतलब आप कम से कम 7-8 से गुना करिए। हमने युवाओं को नौकरी देने वाला बनाया है, इनकी तरह भीख मांगने वाला नहीं बनाया हमने युवाओं को, हमने उनको नौकरी देने वाला बनाया है। आज वो अपने साथ साथ अपने रोजगार के साथ ज्यादा पंजीकरण अगर हुआ है तो ज्यादा बेरोजगारी हुई क्या नवीन ठाकुर जी? थोड़ा समझा तो दीजिए। हाँ शंकर जी, अपना सवाल दोहराएंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं, तो लोग बेरोजगार ज्यादा है इसलिए ज्यादा पंजीकरण कर रहे हैं। वो पहले उनको रोजगार मिल जाता था इसलिए वो नहीं करते थे। सरकार ने योजनाओं का लाभ युवाओं तक नहीं पहुंचा, सिंगल विंडो सिस्टम नहीं था, अफसरशाही थी। इनके यहाँ कितने दिक्कत थी, युवा जो है ये कभी यहाँ धक्के खाते थे, कभी वहां धक्के खाते थे बेचारे। लेकिन आज हमने सिस्टम को पारदर्शी बनाया है। आज हमने चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन हो, चाहे जो है मुख्यमंत्री लोन हो, इन सारी सुविधाओं के तहत युवाओं को हमने जो है सरलीकरण, लोन का सरलीकरण किया है, हमने योजनाओं का सरलीकरण किया है। आपने पूरे देश में हरे पहाड़ देखे होंगे, आपने पूरे देश में बर्फ वाले पहाड़ देखे होंगे। उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहां पर आपको सोलर पहाड़ देखने को मिलेंगे। आप देखिए, हमने सोलर के पहाड़ तैयार कर दिए युवाओं को। जो है सोलर योजना के अंतर्गत युवाओं ने अपने अपने क्षेत्र में सोलर में बहुत बड़ा काम किया है पहाड़ों में। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ही हुआ। लेकिन कांग्रेस को ये विकास नहीं दिखता, जनता को दिखता है। कांग्रेस को दिखे ना दिखे,
उनकी मजबूरी है, ठीक है, अपनी पार्टी का पक्ष रखना है किसी ना किसी तरह से, वहां से आके जो बची कुछ चीज लेकिन जनता ने तो सबको सच्चाई से रूबरू करा दिया। लोकतंत्र में शिषपाल जी बोले, फिर मैं कमलेश जी के पास जाऊंगा। सर्वोपरि है और जनता ने दोनों दलों को सबक सिखाया, घर बिठाया, इसलिए हमने काम किया, इसलिए जनता ने हमें पुनः चुना। देखिए शंकर जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हम टीवी चैनलों पे ये बात कर रहे हैं, आज ये गली चौराहों पे बात हो रही है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, जो है राज्य के जो विकास की गति वो रुक गई। ये कह रहे थे कि हमने कोरोना काल में साहब इतने वेंटिलेटर अलाना फलाना कर दिया। पीएम केयर फंड में इस उत्तराखंड की जनता ने जितना बढ़ चढ़ करके दान दिया, उसका एक पाई का हिसाब नहीं मिल रहा है, और आपने कोई खैरात में यहाँ नई वेंटिलेटर दिए इस राज्य को। आप समझिए, वो जनता का पैसा है, जनता का हक है, आप उस पर बहुत ज्यादा छाती चौड़ी मत कीजिए। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि साहब हम सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं, आपके लोकसभा में आपके मंत्री बयान देते हैं कि जो है लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे। वो कोई राहुल गांधी बयान दे रहे हैं लोकसभा के अंदर, आपके पास आप लोगों की जेब खाली है, बेरोजगारी के कारण आज ऐसी स्थिति है, लोग घर में राशन नहीं भरा पा रहे, लोग सिलेंडर नहीं भरा पा रहे, ये स्थिति कांग्रेस पार्टी कर रही है। और आप जो है आपके दौर में बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, तो आपको शायद अपने मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए, अगर यहाँ सबसे ज्यादा रोजगार मिला है तो जो है वो हरीश रावत जी की सरकार में यहाँ नौजवानों की भर्तियां हुई है। आपकी भर्तियों का तो पता लग रहा है, आपके यहाँ तो 15-15 लाख में पेपर बेचे जा रहे हैं। वो खुलासा कोई राहुल गांधी हरीश रावत नहीं कर रहे, नेहरू जी नहीं कर रहे हैं, वो आपकी SIT चल रही है, और जिसमें भी आपके बहुत बड़े लंबे लंबे कुर्ते वाले, सफेद कुर्ते वाले फंसने वाले हैं, समझिए। और देखिए, गुमराह अगर पब्लिक को कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, इस राज्य के विकास को आपने पटरी से उतार दिया है, और आप कह रहे हैं कि हमको जनादेश मिला। तो जनादेश अगर पब्लिक ने आपको जो तो कोई गुनाह कर दिया भाई, ठीक है, पब्लिक ने अगर मत दी है, आप पे विश्वास व्यक्त किया है, तो उसको विश्वास को ऐसे चलोगे आप काम क्यों नहीं करते जमीन पर? आपका विकास आज देखिए शंकर जी, आप अगर इस पहाड़ के दौरे पर अगर आएंगे, आप जाइए, सारी सड़कें ब्लॉक हुई पड़ी हैं। आया हूं सर, मैं कई बार आज ही मैं कहीं सोशल मीडिया में देख रहा था कि बेचारे साइकिल जो है, मोटरसाइकिल जो है वो डंडों पे बांध के पार करानी पड़ रही है लोगों को। सड़कों की बुरी स्थिति है, ये बात तो मैं मानता हूं आपकी। और लड़कियां, गर्भवती महिलाएं दम तोड़ रही हैं, PRD के जवानों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। ये तो खबरें देखिए, इंडिया वॉइस लगातार दिखाता है शिषपाल जी, हम लगातार ऐसी खबरें दिखाते हैं। तो शंकर जी, ये हम विपक्ष होने के नाते, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते ये बातें नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तविक पीड़ा है जनता की, उसको क्यों नहीं समझते? ये राजनीतिक चश्मे से बातों को देखना बंद करें और जमीनी हकीकत को समझें। अगर जमीन पर उतरेंगे तो फिर तो इसके जिम्मेदार शिषपाल जी सभी पार्टियां ना, कांग्रेस भी इसकी जिम्मेदार है। फिर जब आज तक स्वास्थ्य सुविधाओं का यह हाल है उत्तराखंड में, 10 साल आप रहे, ये तो जिम्मेदारी सभी पार्टियों की बनती है, फिर दोनों की बनती है, कांग्रेस और बीजेपी की। देखिए, ये समस्या यहाँ हो जाती है ना शिषपाल जी, आप गेंद उनके पाले में डाल देते हैं, वो आपके पाले में डाल देते हैं, समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। शंकर जी, अब एक बात बताइए, 6 साल से ये सत्ता में है, अभी भी गेंद अगर दोनों को भरपूर समय मिलता है बात बोलने का। किसकी नाकामी है? किसकी नाकामी? कब तक ये नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराएंगे सारी समस्याओं के लिए? ठीक है, जाते जाते कमलेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये भूल जाते हैं कि ये सत्ता में है, ये सरकार चला रहे हैं, ये हमेशा जो है विपक्ष को कोसना बंद करे, सत्ता की तरह व्यवहार और जिम्मेदारी। काम कर रहे हैं विपक्ष। हेलो, ठीक है, कमलेश जी के पास मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आपकी बात सुनी नवीन जी, शिषपाल जी की भी सुनिए, कमलेश जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए कमलेश जी। देखिए शंकर जी, अभी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी, सरकारें किसकी थी इस प्रदेश के अंदर, सबने अपनी अपनी सरकारें इस जो है इस उत्तराखंड में बनाई हैं। तो आज एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ने के बजाय अगर इस प्रदेश की जनता का ख्याल वो रखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज उत्तराखंड के अंदर आप देख लीजिए हालात कैसे हैं। अभी नवीन जी कह रहे थे कि हम पारदर्शिता से नौकरियां देने का काम करते हैं, वाकई करते हैं। आपने प्रकाश पंत जी की बेटी को नौकरी दी, पारदर्शिता से दी, उपनल के माध्यम से। आपने गामा जी की बेटी को दी, आपने पारदर्शिता से दी। आप अपने मंत्रियों के बच्चों को नौकरियां उपनल के माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन बेरोजगार जिन्होंने रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन किया उनको आप नौकरियां नहीं दे सकते। आप महिलाओं की बात कर रहे थे कि आपने गैस सिलेंडर दिए। दोनों ही पार्टियां इस वक्त इस प्रदेश को केवल और केवल ठगने का काम करती हैं, हमेशा गुमराह करने का काम करती हैं। ऐसा गुमराह इस प्रदेश की जनता, आप बेरोजगारी के नाम पर गुमराह करते हैं, आप महंगाई के नाम पर गुमराह करते हैं। पलायन इस प्रदेश का इतना बड़ा मुद्दा है
कि दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को नहीं देखती है। गैरसैंण में राजधानी बनाने के नाम पे दोनों ही पार्टियों ने ठगने का काम किया इस प्रदेश को। यहाँ की जो मातृ शक्ति है, जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, अपना बलिदान दिया, अपने बच्चों का बलिदान दिया, आज उन महिलाओं को क्या मिला? आज उन महिलाओं को कुछ नहीं मिला। इनके नेता, इनके मंत्री पहाड़ों से पलायन करके देहरादून आ जाते हैं। वहाँ का विकास कैसे होगा? वहाँ अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे पहुंचेंगी? वहाँ कैसे बिजली के खंभे पहुंचेंगे? लास्ट हमारी माणा नीति, माणा तक सड़कों के। तो आप ये बताइए कि सरकारों में रहने के बावजूद आपके पास कोई नीति नहीं है, आपके पास दूरस्थ क्षेत्रों में जाने के लिए डॉक्टर नहीं है, आपके पास हॉस्पिटल नहीं है, महिलाओं को भेजने के लिए सिलेंडर नहीं है, और आप बात करते हैं कि उज्ज्वला सिलेंडर हमने दिया है। आप उद्योग लगा दें इस प्रदेश के अंदर, हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी का ये बड़ा उपकार होगा इस प्रदेश के ऊपर। 75वीं वर्षगांठ पे हम पहुंच चुके हैं, हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन लगता है कि हमारा उत्तराखंड आज भी इसी चीजों से जूझ रहा है कि पलायन से जूझ रहा है। ये पलायन कब रुकेगा, कैसे रुकेगा? पहाड़ों की सड़कें टूटी हुई हैं, पहाड़ों के जो गाड़ गदेरे हैं वो पानी बह रहे हैं, वहां गांव तक रास्ता नहीं पहुंच पा रहा है। तो उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। आप अगर ध्यान देते तो अपने बड़े बड़े इवेंट करने पे ध्यान देते हैं। इस प्रदेश के अंदर जो इतने बड़े बड़े इवेंट करके आप सरकारी पैसा, जो खजाना लुटाने का काम करते हैं, जनता की गाड़ी कमाई लुटाने का काम करते हैं, उसको बंद करना होगा। आप देख लीजिए इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर देख लीजिए, जो झंडा हमें 20 रुपए का मिलता था, हमारा तिरंगा, आज वो हमें 50 से 100 रुपए का मिल रहा है, क्योंकि बड़े घराने को टेंडर दिया गया है। बड़े घराने की वजह से वो जो है झंडे देश और प्रदेश में बिक रहे हैं, बल्कि अपने आप बिक्री कर रहे हैं भाजपा के लोग, अपने आप दुकानें खोल के बैठे हैं। तो आप बताइए, महंगाई का ये आलम, और आप झंडे, जो हमारे देश का तिरंगा फ्री में बांटना चाहिए था आपको घर घर। अगर आप कह रहे हैं कि अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो फ्री में झंडे आपको देने चाहिए थे अमृत महोत्सव के जरिए से। लेकिन एक तो महंगाई, और ऊपर से आप इस तरीके से जो 20 रुपए का झंडा, 25 रुपए का झंडा मिलता है, 50 से 100 रुपए का मिलता है। ठीक है, मैं जवाब नहीं ले पाऊंगा नवीन जी, माफी चाहता हूं क्योंकि वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद शीशपाल जी, नवीन जी और कमलेश जी, आप तीनों जुड़े, वक्त दिया आपने। लेकिन सवाल था, नीति आयोग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया, कई तोहफे मिले। अब देखना होगा किस तरह से जो विकास की रफ्तार है उत्तराखंड में बढ़ेगी। जिन मुद्दों की जरूरत थी उन्हीं पर चर्चा हुई है, और उसके बाद बहुत सा आश्वासन मुख्यमंत्री को मिला है नीति आयोग की इस बैठक के बाद। उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड के विकास के लिए जो योजनाएं जिन पर जिक्र हुआ है वो धरातल पर बहुत जल्दी उतरेंगी। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।